ले लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा। जल संसाधन। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जल है वो एक ऐसा रिसोर्सेज है जो हमारे लिए जीवनदायी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। भाई प्राणवायु के बाद जल का दूसरा स्थान है, प्राणवायु के बाद जल का दूसरा स्थान है। जल है, उसी के आधार पर हमारी वनस्पतियां है, उसी के आधार पर हमारे वन्य जीव है, उसी के आधार पर हमारे वनों का विकास है। यहाँ तक कि जल है तो ही पृथ्वी पर जीवन है, और ग्रहों में जीवन का अभाव है उसका एक मुख्य महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि वहां पे जल का अभाव है। तो बताओ, जल एक मुख्य संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? जल एक महत्वपूर्ण संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? भाई हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? सब जानते हो? यस सर, ठीक है ना? यस सर। तो बताइए, जल का संरक्षण करना आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है। तो देखो, हमारी कोई भी पुस्तक है, वर्तमान स्थिति जो चल रही है, हमने जो भी अध्ययन किया है, दो तरीके से हमारा अध्ययन होता है। एक अध्ययन तो बेटा होता है कि हमें केवल पास होना है या अच्छे नंबर लाने हैं, वो उद्देश्य होता है। एक अध्ययन होता है कि हम जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं वास्तव में वह बिंदु हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा को हम सीखने की दृष्टि से पढ़े। वर्तमान एजुकेशन जो पॉलिसी है जो आ रही है 2021 में, उसमें भी शिक्षा में लर्निंग का प्रोसेस दिया गया है। शिक्षा पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य हमारा सीखना होना चाहिए। तो जितने भी लेसन हमने वन और वन्य जीव पढ़े, क्यों पढ़े? कि हमें वन्य और वन्य जीवों के बारे में एक्चुअल स्थिति पता लगे, जिसे हम उनको बचाने के लिए प्रयास कर सके। आज हम पढ़ेंगे भाई जल संसाधन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है और उनकी उस जल संसाधन की एक्चुअल स्थिति क्या है, जल संसाधन की एक्चुअल स्थिति क्या है, और हमें इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। और ये जल संसाधन है वह अगर मान लो सुरक्षित नहीं है, अगर मान लो जल संसाधन सुरक्षित नहीं है, संरक्षित इसको हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है और उन कारणों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं, तो ये रूपरेखा आपको याद होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जल संसाधनों की बात करें और स्थलीय संसाधनों की बात करें तो पृथ्वी पर जल जो है, सबको पता है बेटा, 71% भाग पर क्या है? जल है। और 29% भाग पर क्या है? भूमि है। ठीक है, ये तो आप क्या है कि छोटी सी क्लास से पढ़ रहे हो। 70%, 29, 71% और 29% ये जल है और ये आपका स्थल है। ठीक है, अब हम बात करें आपसे कि टोटल भूमि का कितने प्रतिशत भाग, 51%, टोटल भूमि का कितना भाग है? 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। हमारी कुल भूमि कितनी है? 51 करोड़ किलोमीटर, यानी हमारे 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारी क्या है? पूरी भूमि है, पृथ्वी का क्षेत्रफल जिससे बोले। और इसमें 71% भाग, 71% का मतलब बेटा 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये तो हमारा एरिया है जल का है। और 14.9 करोड़
वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारा किसका है, यह आपका स्थल का है। तो जलीय भाग में 36.1 करोड़ और स्थलीय भाग में 14.9 करोड़ भाग आपका क्या है बेटा, स्थल का है। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। देखिए यस सर। हाँ यस सर। हम बात करें, हमारे पास में 71 तो है जल और 29 है स्थल। अब ये तो बेटा क्या है, महाद्वीप है, ये क्या है, महासागर है, सीधी सी बात है। ये महासागर है, ये क्या है, महाद्वीप है। अब हमें तो केवल बात करनी है किसकी, हमें तो केवल जल की बात करनी है। डाटा आपने उतार लिया होगा, ये ध्यान रखना। टोटल पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और जल का कितना है, 36.1 करोड़ किलोमीटर। अब हम बात करें कि हमारे पास में जल का 36.1 करोड़ किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, इस एरिया में भी हमारे जो जल है उसका भी 96.5% भाग, 96.5% भाग आपका क्या है, जो जल है वो कैसा है बेटा, लवणीय है। जल है वो क्या है, लवणीय है। ठीक है, इतना 96.5% भाग क्या है, लवणीय है, जो कहां पर है, समुद्र क्षेत्र है वहां पर है। कितना परसेंट भाग, 96.5% भाग कैसा है बेटा, लवणीय है। क्लियर है? अब हम बात करें, अब हमारे पास में लगभग 2.5% भाग है। ठीक है, 2.5% भाग है वो क्या है भाई, पीने योग्य है। कितना है, पीने योग्य है। 2.5 से 3% लिख दो आप, है ना, 2.5 से 3% भाग है वो पीने योग्य है। अब ये पीने योग्य जल कहाँ कहाँ मिलेगा, पीने योग्य जल में भी थोड़ी सी बात है, अलग अलग भाग है। जैसे इसमें भी बुक में आपके 70 दिया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल डाटा देखें तो 75% भाग आपको हिम क्षेत्रों में, हिमाच्छादित क्षेत्रों में मिलेगा। जो हमारे टुंड्रा प्रदेश है उनमें, या विश्व के जो जमे हुए बर्फीले प्रदेश है उनमें हमें कितना, 75% भाग है वो मिलेगा। कितना परसेंट भाग भाई, 75% भाग आपको कहाँ मिलेगा, उन जमे हुए प्रदेश में। बेटा एक मिनट, एक्सक्यूज मी, देखिए कि जो आपका 75% भाग है वो हिमाच्छादित क्षेत्र है, जैसे अंटार्कटिका है, टुंड्रा प्रदेश है, जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया, और जितने भी हिमाच्छादित प्रदेश है वहां पर आपको जो जल का भाग है, आपके जल का भाग है वो 75% पेयजल, यानी हमारे पास में जो 2.5 से 3% जल है उसका 75% भाग कहाँ मिलेगा बेटा, हिमाच्छादित प्रदेशों में। कहाँ पर मिलेगा, हिमाच्छादित प्रदेशों में। कितना परसेंट भाग, 75% भाग कहाँ कहाँ मिलेगा, आपके अंटार्कटिका, टुंड्रा में तो ग्रीनलैंड आ गया, उत्तरी कनाडा आ गया, और आपका पूरा जो पश्चिमी यूरोप से लेकर के और पूर्वी आपके एशिया तक का भाग है जो टुंड्रा में आता है, उसमें जो बर्फीले प्रदेश है वहां पर ही आपको मिलेगा। इसके अलावा विश्व के जितने भी ऊंचे प्रदेश है, पर्वत है, जैसे हमारे हिमालय है, हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर है उसके रूप में भी आपको पेयजल, सॉरी, शुद्ध जल मिलेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी नदियां है हिमालय से बहती है उनमें शुद्ध पेयजल पाया जाता है। जो कितना परसेंट है भाई, 2.5 से 3% का 75% है। कितना है, 75% है। इसके अलावा 22.5% जल है वो कहां पर मिलेगा, पीने योग्य जल का भौम जल में। भौम जल जानते हो बेटा, कुओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, कुओं के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से हमें जल मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो बचा कितना, आपके जो
22.5 और लगभग शेष बच गया कितना 22 और कितना हो गया 97.5। ये इसके बाद जो बच गया वो शेष जल है, वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमारे तालाबों, नदियों, बांधो, इनमें मिलता है वो जल। कहाँ मिलेगा? तालाबों में, नदियों में, झीलों में वह जल हमें मिलेगा। तो बताओ, हमने क्लासिफिकेशन किया है कि हमारे पास में 71% जल है, यानी कुल क्षेत्रफल का 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वो क्या है? हमारे जल का भाग है। उसमें से 96.5% भाग हमारे समुद्रों के अंतर्गत आता है और लगभग 2.5 से 3% भाग है वो हमारे पेयजल के रूप में, मीठे जल के रूप में आता है। अब इसमें भी हम बात करें तो 75% जहाँ पे हिमाच्छादित प्रदेश है, अंटार्कटिका है, टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा में देखें तो कौन कौन से प्रदेश आ गए? उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरेशिया का उत्तरी भाग। यूरोप और एशिया है उसका सबसे टॉप वाला भाग। इधर देखिए तो ग्रीनलैंड और कनाडा का उत्तरी भाग किस में आता है बेटा? आपके इसमें आता है। और दूसरा भूमजल, यानी भूमि से जो जल प्राप्त करते हैं वो कितना है भाई? 22.5% है। और बाकी रह गया वो किसमें है? आपके तालाबों में है, नदियों में है और झीलों में है। तालाबों में है, नदियों में है और झीलों में है। बताओ, समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, समझ में आ गया बेटा? यस सर, तो यस सर। आपके पास जो प्रश्न है वो प्रश्न लिखो, जिसका आंसर आपके सामने आएगा। तो प्रश्न लिखो, विश्व में जल के प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। विश्व में जल के प्रतिरूप को क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। तो जल के प्रतिरूप का, यानी जल का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। यस ठीक है सर, बेटा, लिख लिया? यस सर। आप बताइए कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें जलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 36.1 करोड़ 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और स्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हाँ, और जो जलीय क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है? 71%। 71%। ठीक है, 71% का कितना प्रतिशत भाग आपके हिमाच्छादित प्रदेशों में मिलता है? 75%। सॉरी, 71% है। उसका कितना परसेंट भाग पेयजल शुद्ध के रूप में मिलता है? सॉरी, शुद्ध के रूप में। 2.5 से 3%। और उसका 96% भाग हिमाच्छादित में मिलेगा। जो 2.5 से 3 है उसका कितना मिलेगा हिमाच्छादित प्रदेशों में? कितना? 75%। भाग। अरे 96.5% भाग तो कहाँ मिलेगा बेटा? कंफ्यूज हो रहे हैं। समुद्र में 2.5 से 3 इसका 75 हिमाच्छादित और 22.5 भूमजल और शेष बच गया 2.5 जो कहाँ मिलेगा? नहर, तालाबों में, झीलों में, तालाबों में। ये तो विश्व स्तर का हो गया। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत, क्योंकि हमारा जो लेसन है वो किसको लेके है? भारत को लेके ही है। लेकिन विश्व की स्थिति जाने उसके बाद में भारत की बात करते हैं। तो भारत में टोटल भूमि है, क्षेत्रफल भारत का पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका जो क्षेत्र है। इस क्षेत्र का हम देखें विश्व में क्या स्थिति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत, और क्षेत्रफल में 2.43% क्षेत्रफल है जो कहाँ मिलता है, हमारे भारत में मिलता है 2.43%। जनसंख्या में भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो लगभग 17.7% जनसंख्या भारत में मिलती है विश्व की। 17.7% जनसंख्या बाद में 17.7% जनसंख्या विश्व की कहाँ मिलती है बेटा, भारत में मिलती है। अब जल स्रोतों की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टोटल जितने विश्व के जल स्रोत है हमारे पास में, विश्व के जल स्रोत है उनका 4% भाग इंपॉर्टेंट है। प्रश्न लिख लीजिए, मतलब उतार लीजिए। जनसंख्या कौन से किसके अकॉर्डिंग है भाई, 2011 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2011 में जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ है। 121 करोड़ 121,01,43,522 ये हमारी जनसंख्या है, जिसमें 121 करोड़ मान लो आप। तो वर्तमान में देखें तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ पार कर गई, 130 करोड़ पार कर गई। तो उसका कितना परसेंट है 17.7, क्योंकि विश्व की जनसंख्या, विश्व की टोटल जनसंख्या लगभग 763 करोड़ है। कितनी है, लगभग 763 करोड़ है, जिसका 17.47। और टोटल जल है उसका भारत में कितना है 4% भाग आपके पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि भारत में औसत प्रति जो व्यक्ति जल हमारे को मिलता है, टोटल जल है उसका 1/4 भाग हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति। विश्व में औसत जिसे एक व्यक्ति को एक हम जल माने तो हमारे लोगों को 1/4 जल है औसत हमें प्राप्त हो रहा है। तो सामने दिख रहा है कि हमारे क्षेत्र में जल की क्या है, कमी है। आप कहोगे साहब जल तो बहुत है, लेकिन जल बहुत है, भारत तो तीनों तरफ भाई पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जल भाग की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेयजल जो हमें चाहिए उसकी तो कमी है भाई। पूरे भाग में पेयजल की क्या है, कमी है, सूखे की स्थिति है, जल की अनियमितता भारत में मिलती है। तो एक प्रश्न आपके सामने आया कि विश्व में, प्रश्न लिखिए बेटा, विश्व में जल की उपलब्धता के आधार पर, विश्व में जल की उपलब्धता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। प्रश्न लिखो, विश्व में जल की उपलब्धता के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है। तो प्रश्न का उत्तर है 133वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा, 133वां स्थान है, 133वां स्थान है। तो कुल हमारा क्षेत्रफल है उसका 2.43, तो हमारे क्षेत्रफल का, जनसंख्या का 17.7 और जल का मात्र 4, और जल की उपलब्धता के आधार पर देखें तो विश्व के देशों में हमारा कौन सा स्थान है बेटा, 133वां। ठीक है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर बुक में नहीं है, लेकिन ये आंकड़े अगर आप पढ़ते हो कुछ मात्रा में और आपको याद रहते तो आपके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, क्योंकि हम जाने तो सही कि भारत की क्या स्थिति है। मैंने आपको इसी प्रकार वन्य और वन्य जीव में भी कुछ आंकड़े हैं जो आउट ऑफ बुक बताए थे, आप उनको ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं कि जल है वो एक चक्रीय संसाधन है बेटा, ध्यान रखना। कैसा संसाधन है, चक्रीय, एक साइक्लिक रूप से हमें मिलता है। जैसे जो जल है उसका क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे। क्या होगी, वर्षा।
क्या होगी? वर्षा होगी। वर्षा। फिर वही जल जाएगा, कुछ भूमि में जाएगा, कुछ जल जाएगा जलाशयों में, ठीक है, और वही रूपरेखा रिपीट होती रहेगी। तो जल कैसा है बेटा? चक्रीय संसाधन। चक्रीय। और जल कैसा है? नवीनीकरण। योग्य भी तो है। आप उसी फॉर्म में इसको प्राप्त करते रहते हैं, उसी फॉर्म में उसको प्राप्त करते रहते हैं। बताइए, आपके प्रश्न आ गया। प्रश्न है, क्या जल चक्रीय एवं नवीनीकरण योग्य संसाधन है? यस या नो में जवाब देना है। तो बताइए क्या है, यस या नो? यस। यस। वाई या बिकॉज? क्यों? तो क्यों का जवाब है तो आप इस साइकिल को बता दोगे ना? यस सर। क्यों आप बताओगे? क्योंकि ये एक चक्रीय है जो हमें इस रूप से प्राप्त होता रहता है। अब इस जल को हमने कर लिया उपयोग, भाई हमने भौम जल का कर लिया उपयोग। अब ये जल जो हमने उपयोग किया भाई, हमने बागवानी में उपयोग कर लिया, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लिया। तो वह जल बहेगा और बह करके पुनः कहाँ जाएगा? भूमि पर। और भूमि पर जाकर पुनः कहाँ होगा? ये है जमीन में रिसाव कर जाएगा। या तो ये एक बात। दूसरी, कहीं जलाशय में जाकर इकट्ठा हुआ तो वही वाष्पीकरण हो जाएगा। भौम जल का भी तो होता है ना। तो हम चक्रीय रूप से जल की प्राप्ति करते रहते हैं। अब बात आती है 2025 के अनुसार, 2025 के आधार पर देखें तो बताया गया, आंकड़े सामने आए। 2021 चल रही है, 25 में जनसंख्या और जल संसाधनों का अतिदोहन होता रहा। तो एक वार्निंग आपके सामने है कि कई स्थान ऐसे होंगे जो जल के अभाव से ग्रस्त होंगे, बहुत सारे भाग सूखे से ग्रस्त होंगे। ठीक है, क्योंकि साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हमने क्या किया है? प्रदूषण फैला दिया है, जिससे वन जीवों को नुकसान हो रहा है, वनों को नुकसान हो रहा है। कल हमने पढ़ा कि हमारे जलवायु तंत्र को नुकसान हो रहा है। तो इस स्थिति में हम बात करें तो आपके वन और वन्य जीवों के साथ साथ हमारे जल चक्र में भी क्या है? परिवर्तन आया है। तो कई जगह भयंकर बाढ़ आती है, कई जगह सूखे पड़ जाते हैं। तो एक सर्वे किया गया और बताया गया, अगर ऐसा चलता रहा तो 2025 में बहुत सारे प्रदेश है वो जल के अभाव से ग्रस्त रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, 2025 वाला मैटर भी। अब हम बात करें भारत की और स्थिति कि भारत है वो कृषि क्षेत्रों में तो विश्व में प्रमुख स्थान रखता ही रखता है, लेकिन सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भी, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है बेटा? पहला स्थान रखता है। सिंचित मतलब सिंचाई वाले क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला। भाई सुमित गुजर कुछ पूछ रहा है क्या? अरे सुमित गुजर, ठीक है। अब बताया जाता है सर्वे के अनुसार कि भारत जो देश है उसकी हम स्थिति जाने तो हर 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त है और हर 6वां हिस्सा, यानी देश के हमने अपने 100 हिस्से कर लिए, छोटे छोटे हमने डिवाइड कर दिए, 100 मान लो, तो 8% भाग ऐसा है जो जिसमें बाढ़ आती रहती है और 6% भाग ऐसे हैं या 6% हिस्सा ऐसा है जिसमें क्या आता रहता है? सूखा आता रहता है। अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले कहा कि ये कारण है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित और बिना बुद्धि यानी अविवेकपूर्ण उपयोग है, उसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। 8% भाग है वो आपका बाढ़ग्रस्त है और 6% से भी ज्यादा हिस्सा है वो रेंडमली सूखे के चपेट में आता रहता है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? यस सर। नहीं बात। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊं, आपके
काम का आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने जल को या जल संसाधन के संबंध में संवैधानिक रूपरेखा लागू की है। यानी जल को भी संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को लगा कि ये प्रश्न आपको बताना चाहिए, मैंने इसलिए इस प्रश्न को आपके सामने रखा है। अनुच्छेद आर्टिकल 246 और आर्टिकल 262। आर्टिकल 246 के दो भाग किए गए, आर्टिकल 246 के दो भाग किए गए। इसमें जल को समवर्ती सूची का विषय रखा गया। समवर्ती जानते हो क्या? ऐसा विषय जिसमें राज्य भी योजना बना सकता है, ऐसा विषय जिसमें केंद्र भी योजना बना सकता है, वो समवर्ती। 3 सूचियां है, राज्य, केंद्र और समवर्ती। राज्य है जिसमें राज्य बनाएगा, केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र है जिसमें केंद्र ही बनाएगा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। समवर्ती जिसमें दोनों योजना बना सकते हैं। अब 246 में केंद्र सूची के अंदर जो जल संसाधन है वो केंद्र के अधीन आते हैं, उनके रखाव के लिए, संचालन के लिए और उनके उपयोग के लिए और संरक्षण के लिए कौन योजना बनाएगा बेटा? केंद्र सरकार योजना बनाएगी। और जो जल संसाधन जो राज्य के मुद्दे हैं, उन जल संसाधनों के लिए कौन योजना बनाएगा? राज्य सरकार योजना बनाएगी। 246 को दो भागों में बांट दिया, एक तो केंद्र और एक राज्य। जो केंद्र का है उसमें योजना केंद्र बनाएगी, जो राज्य अधीन है उसमें योजना राज्य बनाएगा। अब 262 बोलता है कि जो केंद्र, जो आपके जल संसाधन है राज्यों के रूप में है, लेकिन उस जल संसाधनों या उन जल संसाधनों को लेकर के अंतरराज्य विवाद है। उन विवादों का निपटारा 262 के अंतर्गत केंद्र सरकार करेगी। किसके अंतर्गत? 262, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ये नदियों के विवाद के, जैसे कावेरी विवाद है, नर्मदा विवाद है, ये जो गोदावरी की कई जो नदियां हैं जिनके विवाद है, कृष्णा विवाद है, इनके निपटारे के लिए कौन सा अनुच्छेद बना? 262। और केंद्र संसाधन, जल संसाधन काम कर रहा है, राज्य कर रहा है, उसके लिए 246। बताओ समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे। वापस समझाओ। क्या? एक बार वापस समझाना सर। बेटा ये क्लास ड्रॉप हो जाएगी ना तो मैं दोबारा जोड़ लूंगा, ड्रॉप होने वाली है, आधी मिनट है इसमें। मैं बोल रहा हूँ कि अगर केंद्र के मुद्दे हैं, जल जो है संसाधन है वो केंद्र का अधीन आ रहा है, उसके लिए योजना कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राज्य के अधीन आ रहा है, उसके लिए योजना कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, उपयोग की और संरक्षण की। ये तो आता है 46 में। और जो अंतर्राज्यीय विवाद है